दोस्तों नमस्कार। क्या आपने भी महसूस किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद लगातार भारत में मुस्लिम राजनीति, मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न लगातार बदलता जा रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक नए पैटर्न के आधार पर अलग अलग राज्यों में मुसलमानों ने वोट किया है। क्या है वो अलग पैटर्न, हम समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में कि कैसे आजादी के बाद से मुसलमान राजनीति कई बार बदली है और इस बार 2024 के बाद एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। तो मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम बात करेंगे बदलती हुई मुस्लिम राजनीति की। आजादी के बाद आजादी विभाजन लेकर आया था, विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। आजादी के दिनों में देश के अंदर एक माहौल बना जिसमें माना यह गया कि मुसलमानों की पार्टी यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और हिंदुओं की पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखावे के लिए शोपीस में तथाकथित रूप से मैं इस चीज का कोई अप्रूव नहीं कर सकता, जिसे हम कहते हैं ना कि कोई इस पर विवाद कर सकता है मुझसे, आजादी है, बहस कर सकते हैं, आपका मत अलग है तो कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि आज भारतीय जनता पार्टी में चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हो, चाहे सैयद शाहनवाज हुसैन हो, चाहे जफर इकबाल हो, चाहे शहजाद पूनावाला हो, ऐसे जितने भी मुस्लिम चेहरे हैं ये सब के सब शोपीस हैं। वैसे ही आजादी के दिनों में, आजादी से 2 साल पहले और आजादी के बाद का जो पीरियड था दोस्तों, जब कांग्रेस यानी हिंदुओं की पार्टी मानी जाती थी तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोग कांग्रेस पार्टी में वही शोपीस हुआ करते थे। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी में शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, शहजाद पूनावाला जैसे नेता है। ठीक है, आप में से कई लोग सहमत असहमत हो सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा, लेकिन तथ्यों के साथ बताइएगा, तर्कों के साथ बताइएगा। दोस्तों तो ये वो दौर था जब देश को आजादी मिली विभाजन के बाद। भारत ने तय किया कि भारत एक सेकुलर देश के रूप में रहेगा। पाकिस्तान ने तय किया कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश बनेगा। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हुआ बताने की आवश्यकता नहीं है। भारत में मुसलमानों के साथ क्या हुआ यह भी पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत यदि सेकुलर देश है दोस्तों तो केवल इसलिए सेकुलर है क्योंकि भारत में बहुमत हिंदुओं का है। अगर हिंदू के अलावे अगर मुसलमानों का बहुमत होता तो मैं दावे से कह सकता हूं कि भारत सेकुलर कंट्री नहीं होता, पाकिस्तान की तरह ही एक इस्लामिक देश में कन्वर्ट हो गया होता। और भारत में अगर मुसलमान बहुमत में होते तो जो हाल हिंदुओं का पाकिस्तान में हुआ वही हाल हिंदुओं का भारत में भी हो चुका होता। इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, किसी भी जाति के मानने वाले हो, मुझे नहीं लगता कि इस बात से आप असहमत हो सकते हैं। अगर हैं तो आपसे आग्रह है कि आप तथ्य दे दीजिए, दुनिया के किसी भी देश से उदाहरण लाकर मुझे दे दीजिए कि जहां मुसलमानों का बहुमत हो और वो देश सेकुलर हो। सबसे बड़ी बात, इसीलिए भारत में भी ऐसी किसी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान उदाहरण है चूंकि भारत का ही अंग रहा था, बांग्लादेश आज उसका उदाहरण है। तो एक वो दौर था दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भारत में बंटवारे के बाद फिर से एक बार मुस्लिम लीग ने जन्म लिया। मुस्लिम लीग ने एक बार फिर से जन्म लिया। मुस्लिम लीग का जन्म कहां हुआ? तमिलनाडु और केरल में हुआ। उत्तर भारत में नहीं हुआ, दक्षिण भारत में हुआ, पश्चिम भारत में नहीं हुआ, पूर्वी भारत में नहीं हुआ, यानी वो उन राज्यों में नहीं हुआ जहां से पाकिस्तान की दूरी कम थी, जहां से वर्तमान बांग्लादेश की दूरी कम थी, वहां इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जन्म नहीं हुआ। दक्षिण भारत में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, केरल में हुआ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जन्म। और उनका गठबंधन किससे हुआ दोस्तों? गौर कीजिएगा मुसलमान राजनीति कैसे बदली है। आपको मैं बारी बारी से पॉइंट दर पॉइंट इतिहास में, आप अगर किसी भी तथ्य को दोस्तों काटना चाहते हैं तो मेरा आग्रह है कि आप
तथ्य और तर्क के साथ आइएगा, आंकड़ों के साथ आइएगा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का गठबंधन सबसे पहले किससे हुआ पता है आपको? उस राजनीतिक दल से हुआ भारत में जिसके सेकुलर होने का लोग कसम खाया करते हैं। जिस राजनीतिक दल के सेकुलर होने का पूरे भारत में लोग कहते हैं कि यार सब सांप्रदायिक हो सकता है, कम्युनिस्ट नहीं हो सकते। सबसे पहला गठबंधन मुस्लिम पार्टियों का, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग या उस तरह के जितने भी ताकतों ने राजनीतिक दल का फिर से गठन किया आजाद भारत में, यानी विभाजित भारत में, उसमें सबसे पहले गठबंधन हुआ कम्युनिस्ट पार्टियों से। और दोस्तों आपको पता होगा भारत में कम्युनिस्टों की पहली सरकार बनी थी केरल में, पता है आपको? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके सीपीआई चुनाव लड़ी थी और लगातार गठबंधन रहा वर्षों तक। यह गठबंधन कम्युनिस्टों से कब टूटा पता है आपको? तब जब जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे। जवाहरलाल नेहरू के दौर बीत गया, लाल बहादुर शास्त्री चले गए, इंदिरा का दौर आया। और जब इंदिरा गांधी का दौर आया दोस्तों, तो इंदिरा गांधी की पहचान क्या थी? गूंगी गुड़िया का। इंदिरा गांधी की पहचान क्या थी? गूंगी गुड़िया का। 1967 का चुनाव, 1967 का चुनाव वह चुनाव था दोस्तों जब पहली बार कांग्रेस पार्टी के समक्ष बड़ी चुनौती खड़ी हुई। बड़ी चुनौती यानी कई राज्यों में कांग्रेस को सरकार गंवाना पड़ा। कई राज्यों में कांग्रेस को सरकार गंवाना पड़ा। कई राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल गए। बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में विपक्ष के सभी राजनीतिक दलों ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा और कांग्रेस को हराया। तब 1971 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कांग्रेस ने शुरू की। चुनाव 72 में होना चाहिए था, 67 के बाद, लेकिन 71 में ही हुआ था लोकसभा का चुनाव और राज्यों में भी। दोस्तों 71 के चुनाव से पहले इंदिरा गांधी ने कई बड़े काम किए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, हरित क्रांति हुई की घोषणा हुई। इसके अलावे एक और काम किया इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने शुरुआत कर दिया मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स। 15 सूत्री कार्यक्रम 71 से 77 के बीच में का जो ये दौर था, ये वो दौर था दोस्तों 71 से 77 जिसमें आपातकाल भी लगाया गया उसमें। और इस सब साइड इफेक्ट किसका था? 1967 में पहली बार कांग्रेस को चुनौती मिली। कांग्रेस को यह पता चला कि कांग्रेस चुनाव हार भी सकती है, तब कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति शुरू की। नहीं तो कांग्रेस की पहचान क्या होती थी? जात पर ना पात पर मुहर लगेगी, गाय बछड़ा छाप पर। जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर, नेहरू जी की बात पर मुहर लगेगी, गाय बछड़ा छाप पर। बाद में हो गया हाथ छाप पर, जब कांग्रेस आई बन गई। तो यह 15 सूत्री कार्यक्रम क्या था? केवल मुसलमानों के लिए अलग से 15 पॉइंट प्रोग्राम। उसके बाद संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ना। और ये सब जितने भी काम हुए दोस्तों, उसका असर क्या हुआ? उसका असर यह हुआ कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसी राजनीतिक दल ने कम्युनिस्ट पार्टी का साथ छोड़ दिया। अब वो कांग्रेस के साथ आ गई। अलग अलग राज्यों में भी अगर आप देखेंगे तो 1962 के लोकसभा चुनाव तक 52, 57, 62 ये 3 चुनाव ऐसा था दोस्तों, विशेषकर जब अधिकतर राज्यों में मुसलमानों ने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया था। कम्युनिस्ट पार्टियों के भारत के अलग अलग राज्यों में मजबूती का सबसे बड़ा कारण था कि मुसलमानों का समर्थन कम्युनिस्टों के साथ
सबसे ज्यादा हुआ करता था। और अनडाउटेडली धीरे धीरे कांग्रेस भी अपने आप को सेकुलर दल के रूप में परिवर्तित करने का उस पहचान, आजादी के समय जो पहचान कांग्रेस की थी, कांग्रेस इज ए हिंदू पार्टी, उस पहचान को कांग्रेस तो मिटाने का प्रयास कर ही रही थी, लगातार कर रही थी। मैं कह रहा हूं 67 से 77 के बीच में वो प्रयास काफी तेज हुआ, जिसके बाद मुसलमानों ने, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसे राजनीतिक दलों ने, जैसे आउट पॉलिटिकल और सोशल आउटफिट ने, चाहे वो आप जमात इस्लामी, जमात हिंद जैसे संगठनों ने, कम्युनिस्ट पार्टियां या क्षेत्रीय दलों का समर्थन करने के बजाय सीधा कांग्रेस का समर्थन करना शुरू किया। लेकिन फिर एक बार जब आपातकाल के दिनों में संजय गांधी और इंदिरा गांधी की सरकार ने हम दो हमारे दो के कारण जबरन नसबंदी का मामला चला, तो फिर एक बार कांग्रेस का से मुसलमानों का मोह भंग हुआ, मुसलमानों का मोह भंग हुआ। लेकिन दक्षिण भारत में जबरन नसबंदी की केंद्र सरकार की योजना सफल नहीं हुई। इसलिए सफल नहीं हुई दोस्तों क्योंकि तमिलनाडु जो सबसे बड़ा राज्य था दक्षिण भारत में, वहां कांग्रेस की सरकार नहीं थी। वहां एमजी रामचंद्रन मुख्यमंत्री थे। सहयोगी होते हुए भी एमजी रामचंद्रन ने इंदिरा गांधी की सरकार या करुणानिधि ने इंदिरा गांधी की सरकार की नीतियों को अमली जामा पहनाने से इनकार कर दिया, तो वहां प्रभाव नहीं पड़ा। परिणाम क्या हुआ? आपातकाल लगाने के बाद भी इंदिरा गांधी को सफलता मिली, कांग्रेस को सीटें मिली दक्षिण भारत में। चूंकि जबरन नसबंदी जो हुआ वो हुआ क्या, कहां? तो पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत में हुआ, दक्षिण भारत में नहीं हुआ। तो मुसलमानों ने जबरन नसबंदी के खिलाफ जनता पार्टी को वोट दिया उस चुनाव में। लेकिन फिर मुस्लिम एक बार 1980 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों का कोई ध्रुवीकरण नहीं हुआ, सामान्य चीजें चली, सामान्य रूप से चलती रही। लेकिन 1984 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रचंड बहुमत मिला। सब बात सब किस कोई भूल गया, केवल एक ही चीज रहा, सहानुभूति का लहर चला उस चुनाव में, सहानुभूति का लहर चला इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। तो 84 का लोकसभा, 85 का विधानसभा चुनाव वैसे ही हो गया। लेकिन टर्निंग पॉइंट बना फिर 89 में क्या हो रहा था दोस्तों? 89 में लोकसभा का चुनाव हुआ तब जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बोफोर्स के खिलाफ राजीव गांधी के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। वहां भारतीय जनता पार्टी, जिसका बीपी सिंह की पार्टी के साथ गठबंधन था, राम जन्मभूमि का आंदोलन चला रही थी। आप समझ लीजिए, कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। साहबानों का मामला, जिस पर संविधान में संशोधन किया गया राजीव गांधी की सरकार ने एक तरफ, दूसरी तरफ राम जन्मभूमि का ताला भी खोला राजीव गांधी ने। मुस्लिम वोट बैंक कंफ्यूज थी, कोई फैसला नहीं। एक तरफ दंगा हो रहा था, जब भागलपुर का दंगा हुआ तो कांग्रेस से नाराज हुआ मुसलमान। राम जन्मभूमि पर का ताला खोलने के कारण कांग्रेस से मुसलमान नाराज। लेकिन साहबानों के मामले पर राजीव गांधी की सरकार के द्वारा लिए गए फैसले के कारण मुसलमान राजीव गांधी से खुश। तो अलग अलग राज्यों में मुस्लिम वोट बैंक ने राजीव गांधी की, जहां राजीव गांधी के समक्ष, कांग्रेस पार्टी के समक्ष चुनौती भारतीय जनता पार्टी की थी, वहां मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया। जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, ये ऐसे राज्य थे जहां जनता दल विश्वनाथ प्रताप सिंह की पार्टी या देवीलाल की पार्टी या चरण सिंह की पार्टी की ताकत नहीं थी। इन राज्यों में कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी कर रही थी, तो वहां पर मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन जहां जहां कांग्रेस का मुकाबला अन्य क्षेत्रीय दलों से था या अन्य दलों से था, जैसे पश्चिम बंगाल में वामपंथियों से था, तो वहां मुसलमानों ने कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दिया। बिहार में
जनता दल मजबूत थी, भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी। तो जहां बीजेपी का कैंडिडेट था, गठबंधन था जनता दल बीजेपी का, जहां बीजेपी का कैंडिडेट था कांग्रेस के मुकाबले, वहां मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन जहां जनता दल कांग्रेस के सामने थी, वहां जनता दल को मुसलमानों ने वोट दिया। और उसके बाद लालू यादव, मुलायम सिंह यादव 90 के बाद मुसलमानों के बड़े नेता बनकर उभरे। तो लगभग आप कह सकते हैं कि 1998 तक मुस्लिम राजनीति का यह दौर चला, जब मुसलमान अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटों पर अलग अलग पार्टियों को वोट देते रहे। लेकिन कांग्रेस से नाराज थे मुसलमान 1998 तक, तब तक जब तक सोनिया गांधी दोबारा राजनीति में नहीं आई थी। पीवी नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी जब तक थे, तब तक कांग्रेस से मुसलमानों का मोहभंग हो चुका था। मुसलमान मान रहे थे कि बाबरी मस्जिद को गिरवाने में नरसिम्हा राव की बड़ी भूमिका है। तो मुस्लिम राजनीति अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय दलों के सहारे थी। तीसरी शक्ति के पास मुसलमानों का वोट था। लेकिन सोनिया गांधी की वापसी के बाद और विशेषकर 2004 में राहुल गांधी की राजनीति में आने के बाद से मुसलमानों ने कांग्रेस की तरफ देखना शुरू किया। क्या हुआ परिवर्तन उसके बाद कि जहां जहां कांग्रेस मजबूत थी, मुसलमानों ने पहली प्राथमिकता कांग्रेस को बनाया, दूसरा प्राथमिकता बनाया क्षेत्रीय दलों को। पहली प्राथमिकता कांग्रेस, दूसरी प्राथमिकता क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दलों को वहीं पर मुसलमानों ने वोट देना शुरू किया जहां कांग्रेस कमजोर थी, जहां कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला करने में समर्थ नहीं थी। तो ये 2004 से लेकर 2024 तक की कहानी है। लेकिन 2024 के बाद क्या हुआ है? 2024 के बाद दोस्तों यह हुआ है कि मुसलमान राजनीति अब न अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी के साथ है, न राहुल गांधी पहली प्राथमिकता है। अब मुसलमान वोटरों की पहली प्राथमिकता कौन बन रहा है? तो असदुद्दीन ओवैसी, बदरुद्दीन अजमल, हुमायूं कबीर, अलग अलग राज्य में अलग अलग चेहरे। केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ऐसी पार्टियां। तमिलनाडु में थलापति विजय, स्टालिन नहीं। यानी मुसलमान वोटर मुस्लिम राजनीतिक दल को ही वोट देना चाहते हैं, यह स्थापित हुआ है। अब मजबूरी में चाहे वो राहुल गांधी को दे या फिर ममता बनर्जी को दे पश्चिम बंगाल में, या फिर जैसे असम में मुसलमानों ने कांग्रेस को इसलिए वोट दिया क्योंकि वहां बदरुद्दीन अजमल भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेकिन जिन सीटों पर बदरुद्दीन अजमल के जीतने की ताकत थी, जिन सीटों पर हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल में चुनाव जीत सकते थे, जिन सीटों पर बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव जीत सकती थी, जिन वार्डों में, जिस विधानसभा सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव जीत सकती थी, वहां मुसलमानों ने ओवैसी, बदरुद्दीन अजमल, हुमायूं कबीर, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसी पार्टियों को वोट दिया। दूसरी प्राथमिकता कांग्रेस बनी, तीसरी प्राथमिकता क्षेत्रीय दल। यह परिवर्तन 2024 के बाद आपको दिखेगा। बिहार विधानसभा चुनाव से अगर उदाहरण निकालें दोस्तों, तो बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ? मुसलमानों के लिए पहली प्राथमिकता बने AIMIM, जहां अपने बलबूते पर मुसलमान चुनाव जीत सकता हो, जहां उन्हें चुनना पड़ा कांग्रेस या RJD, वहां कांग्रेस को चुना मुसलमानों ने। कांग्रेस या RJD, वहां कांग्रेस को चुना। वैसे ही पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, जिन एकाध सीटों पर भी कांग्रेस मजबूत थी, 2 सीटों पर TMC के उम्मीदवार की तुलना में, जहां बीजेपी से लड़ाई नहीं थी, बीजेपी लड़ाई से बाहर थी, वहां मुसलमानों ने कांग्रेस को भी वोट डाला। जहां तीनों उम्मीदवार मुसलमान थे, जहां कांग्रेस भी मुसलमान उम्मीदवार, TMC का भी उम्मीदवार मुसलमान, वहां हुमायूं कबीर को मुसलमानों ने वोट दिया। जहां बीजेपी थी, तो वहां जहां बीजेपी से मुकाबला था, वहां ममता बनर्जी। आंकड़े निकाल कर देखिए आप, जहां बीजेपी से मुकाबला था मुसलमान उम्मीदवार का, वहां ममता बनर्जी। वही हुआ बिहार में, जहां बीजेपी से मुकाबला था तेजस्वी यादव का, जहां AIMIM मुकाबले में नहीं थी, वहां तेजस्वी, यानी तेजस्वी यादव बन गए मजबूरी, ममता बनर्जी मजबूरी।
क्या उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव मजबूरी बनेंगे? ये बड़ा सवाल है। या पिछले विधानसभा लोकसभा चुनाव की तरह 92% मुसलमान अखिलेश यादव को वोट देंगे? ये बड़ा सवाल है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिन जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ है दोस्तों, छोड़िए विधानसभा का चुनाव, म्युनिसिपल इलेक्शन जहां जहां हुआ है, महाराष्ट्र का म्युनिसिपल इलेक्शन, बीएमसी का चुनाव का परिणाम निकाल कर देखिए दोस्तों। मालेगांव में क्या हुआ, लोकल बॉडी इलेक्शन में क्या हुआ मालेगांव में, आंकड़े निकाल कर देख लीजिए, आपको स्पष्ट दिखेगा। जहां मुसलमानों का मुकाबला, मुस्लिम उम्मीदवार का मुकाबला मुसलमान उम्मीदवार से था, वहां किसको वोट मिला? तो यह बदलाव मुस्लिम राजनीति में है और यह मुस्लिम राजनीति का नया अध्याय है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।